हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम नीट 2026 एग्जाम के लिए केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के वो 45 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है और नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। इन क्वेश्चंस के थ्रू हम कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है या एनसीईआरटी की किस लाइन से स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्या मिस्टेक करवा सकता है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच भी सिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में करना होता है, किस क्वेश्चन को सेकंड अटेम्प्ट में करेंगे और कौन से आपके थर्ड यानी लास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन होते हैं। तो इस चैप्टर के रिवीजन के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे, आपको मिस्टेक्स के बारे में बताया जाएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच सिखाई जाएगी। और ये वीडियो कंप्लीट देखते हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा या जो भी मिस्टेक मैं आपसे डिस्कस करूंगा, अगर वो आप नोट करके बार बार अच्छे से एग्जाम से पहले रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली केमिकल काइनेटिक्स का जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। और केमिकल काइनेटिक्स ये क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। हर साल इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी आज का वीडियो देखने के बाद आप यकीन मानना लगभग 8 से 12 नंबर का आपका नीट 2026 एग्जाम का काम पक्का हो जाएगा। ठीक, और ये 45 क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन है आप जानते हैं, ये है हमारे केयर टेस्ट सीरीज के केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर वाइज टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन। और हर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाते हैं जो रिवीजन के लिए आप नोट कर सकते हैं। इसमें कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 3rd, 8th, 10th, 12th, 16th, 18th, 20th, 21st, 23rd, 25th, 27th, 28th, 31st, 34th, 36th, 37th, 38th, 39th, 41st, 43rd एंड 44th क्वेश्चन। यानी अगर आपको दोबारा से इस टेस्ट को रिवाइज करना है, पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं है, तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक बार आपको फिर से सोल्व करके देखने चाहिए। इनमें अगर कोई डाउट आता है तो आप अपना एक्सप्लेनेशन देख के या वीडियो सॉल्यूशन देख के डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है भाई, करें स्टार्ट। अच्छा, जहां पे मैं लिखूंगा ई का मतलब होता है ये इजी क्वेश्चन है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको करना चाहिए। और जहां पे मैं लिखूंगा एम वो सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन होता है, और जहां पे मैं लिखूंगा टी वो थर्ड अटेम्प्ट यानी लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन होता है, टफ लेंथी क्वेश्चन होता है। ठीक, करें स्टार्ट। जैसे सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, थियोरेटिकल देखते ही हो जाएगा। फॉर द रिएक्शन 2a + b इज कन्वर्टिंग इनटू 3c + d व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस रिएक्शन रेट। आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हो इसके लिए? यहां पे लिखेंगे हाफ माइनस da/dt। ठीक, जो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट होता है बैलेंस रिएक्शन में, उसको डिवाइड कर देते हो किससे? मतलब जो आप लिखोगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है ये माइनस da/dt, और इसको डिवाइड कर दें अगर आप रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट से, जो भी आपके रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। सिमिलरली dB/dt ऐसे लिखा जा सकता है, इसका कोफिशिएंट 1 ही है। फिर आएगा 1/3 dC/dt, इसमें प्लस साइन लिख देते हैं। प्लस साइन इसलिए क्योंकि ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और रिएक्टेंट के आगे माइनस साइन इसलिए क्योंकि वो डिक्रीज होता है, डिसअपीयर होता है। ठीक, ये आ जाएगा। तो बताओ कौन सा नहीं है? dd/dt ठीक है, माइनस da/dt और हाफ से मल्टीप्लाई कर रखा है, माइनस dB/dt भी ठीक है। ये देखो dC/dt में इसने 3 गलत लिख दिया, तो आंसर 3 ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, एक अपने को ये भी सीखना चाहिए, वैसे मैं चाहता हूं कि मेजर टेस्ट से सिखाऊंगा आपको, मेजर टेस्ट से बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा कि हम हमेशा ये लिखते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के बाद ये कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। तो मेजर टेस्ट में मैं आपको ये सिखाऊंगा क्वेश्चन देखते ही पहचानो। जैसे ये क्वेश्चन हमने देखा, अब इस क्वेश्चन को देख के क्या लगता है कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन है? देखो इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं दिख रहा और आसान सा है, वही da/dt केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, तो देखते ही पहचान जाओगे फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करो। फॉर ए रिएक्शन 2a + b इज कन्वर्टिंग इनटू c + d। ये ट्रेनिंग जब मैं आपकी कराऊंगा ना मेजर टेस्ट में, आप मेजर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखना। आप ये कहोगे सर मजा आ गया। सबसे जल्दी आप है ना, और बायो से भी जल्दी आप केमिस्ट्री का पेपर सोल्व करेंगे, ये मेरा वादा आपसे। ठीक, for the reaction 2a plus b is converting into c plus d minus da by dt is equal to k into
ए का स्क्वायर प्लस बी द एक्सप्रेशन फॉर द माइनस डी वी बाई डी टी। देखो अगर आप यहां से लिखना चाहते हैं ये माइनस हाफ डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो डी वी बाई डी टी पूछ रहा है तो यहाँ पे ये डी ए बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दो, तो डी वी बाई डी टी विल बी इक्वल टू कितना, ये हाफ हो जाएगा, हाफ, और माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू है के ए का स्क्वायर इंटू बी। आ गया आंसर 4। वेरी इजी। देखो अब पेपर में तो ऐसे क्वेश्चन को लिखने की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब ये थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वगैरह पूछ रहे हैं, भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन है। फाइंड द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड विद ए रेट इक्वेशन। रेट क्या है, ये देखा के इंटू ए की पावर हाफ और बी की पावर 3/2। देखो इसका ऑर्डर आया 2। जनरली बच्चों की आदत क्या होती है, ऑर्डर 2 है यार, के की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, उसकी पावर 1 - 1 और सेकंड इनवर्स, ऐसे करते हैं। वहां पे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट। लेकिन घर आके जब देखेंगे पेपर में फर्स्ट तो है ही नहीं, क्योंकि उसने रेट कांस्टेंट की यूनिट नहीं पूछी, रेट की यूनिट पूछी है। और कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन है, रेट की यूनिट हमेशा होगी मोल पर लीटर पर सेकंड या पर यूनिट टाइम मिनट, जो भी दे रखा आपको। आंसर इज 3। वेरी वेरी इजी लॉलीपॉप क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने गलत जरूर किया होगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम। अच्छा ये भी, अब जैसे आपको ये दिख रहा है, वैल्यू सी दिख रही है ना, तो वैल्यू सी देख के ऐसा लगता है यार इसमें न्यूमेरिकल होगा, बट ये क्वेश्चन तो है फर्स्ट अटेम्प्ट का ही, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन है। अब मुझे इसलिए पता है क्योंकि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया से मैं समझ गया। अगर आपने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी होगी आप भी समझ सकते हैं यार, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही पूछ रहा आपसे, तो हिंट मिल गया था, तो इसलिए पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन है फर्स्ट, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगा, आंसर इज 1। ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द रेट ऑफ रिएक्शन 2NO + Cl2 इज कन्वर्टिंग टू NOCl इज गिवन बाय द रेट इक्वेशन। रेट ये दे रखा है, द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज बाय। भाई रेट कांस्टेंट क्या है, अच्छा ये भी इजी क्वेश्चन है, थियोरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। थियोरेटिकल क्वेश्चन तो होता ही फर्स्ट अटेम्प्ट का है, इजी क्वेश्चन है। और पूछा है रेट कांस्टेंट किसका, रेट कांस्टेंट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो कांस्टेंट है, आप कोई भी कंसंट्रेशन चेंज करके उसको नहीं बढ़ा सकते हैं। रेट कांस्टेंट को हम चेंज कर सकते हैं विद टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, के की वैल्यू बढ़ती है, और इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू बढ़ती है। आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द रेट लो फॉर द रिएक्शन RCl + NaOH इज कन्वर्टिंग इनटू। अच्छा ये क्वेश्चन कैसा है, ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, और फिजिकल के थियोरेटिकल क्वेश्चन पहले ही अटेम्प्ट के होते हैं, इजी क्वेश्चन हो गया। RCl + NaOH इज कन्वर्टिंग इनटू ROH + NaCl इज गिवन बाय द रेट, रेट दे रखा है, द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक। रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल्ड ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड पे डिपेंड ही नहीं करता, ओनली अल्काइल क्लोराइड पे डिपेंड कर रहा है। हाफ ऑन द रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हाइड्रोक्साइड टू 1/2, ये सही है, ठीक। डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे इंक्रीज होता है। अनअफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, नहीं टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट बढ़ता है, घटाने पे घटता है, तो आंसर इज 2। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक। अगर RCl की कंसंट्रेशन हाफ कर देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अब ये देखो, ये भी जैसे आप है ना, आप पहचान रहे हो कि केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, वैसे तो आपको चैप्टर देख के पता चल रहा है, डबल्ड, हाफ, रिमेन अनअफेक्टेड 4 टाइम, और ये इस टाइप से थोड़ा सा क्वेश्चन का आउटलुक देख के हमें समझ में आ रहा है कि इसमें शायद न्यूमेरिकल नहीं होगा, तो इसको पहले अटेम्प्ट में करो, और फिर पढ़ने के बाद अगर आपको लगे नहीं भाई ये मैंने गलत डिसीजन ले लिया, ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट का नहीं था, तो फिर उसको शिफ्ट कर दो सेकंड पे या थर्ड पे क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ठीक। वैसे जनरली अगर बात की जाए ना, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ने ही पड़ेंगे, ऐसे वहां पे हवा में आइडिया नहीं आएगा। लेकिन वो आइडिया आ सकता है, कब आ सकता है, जब आप मेरे साथ ऐसे प्रैक्टिस करोगे जैसे मैं आपकी आज स्टार्ट कर रहा हूं। और ये इस पे ज्यादा फोकस हम करेंगे नीट 2026 के 10 मेजर टेस्ट में, उसमें तो धमाधम इतने करा दूंगा, आपको टेंशन ही मत लो। इन द रिएक्शन 2A + B is converting into products, the order with respect to A is found to be 1 and with respect to 2 is B is found to be 2. If the concentration of A is doubled and that of B is half, the rate of the reaction will be। वो पता क्या बोल रहा है, A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 1 है, और B के रिस्पेक्ट में 2 है। वो बोल रहा है कि अगर A की कंसंट्रेशन हाफ कर दी जाए और B की डबल कर दी, सॉरी A की डबल कर दी जाए, B की हाफ, तो ये होगा 2 × A और ये B/2 का स्क्वायर, तो यहां से 2 बाहर आया, यहां से 1/4, तो क्या जाएगा
1/2 a इंटू बी की पावर 2, तो दैट इज ये हाफ इंटू आर, तो रेट क्या हो गया, हाफ हो गया, आंसर इज 2। और रियल में ये फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन था, विद इन 30 सेकंड होने वाला क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द रिएक्शन। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, इतनी बड़ी इक्वेशन फिर उसकी वैल्यू लेके आना, तो जनरली ये सेकंड अटेम्प्ट में ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन मैं अभी लिख देता हूं। और पढ़ने के बाद ये लगे कि यार ये समझ नहीं आ रहा, इसमें डेरिवेशन करना पड़ेगा क्या, फिर उसको थर्ड अटेम्प्ट में लेके जाओगे। जैसे मैंने अभी इसको पढ़ा नहीं, मैंने सिर्फ देखा, मैं देख के बोल रहा हूं कि सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, तो अब देखो, द रिएक्शन A प्लस B इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट A इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A एंड द सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B व्हेन 1 मोल ईच ऑफ A एंड B वर टेकन इन ए 1 लीटर फ्लास्क, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज दिस। ठीक है, इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन इज दिस। ठीक, द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। देखो क्या बोल रहा है, जैसे A प्लस B है इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। ठीक, अब इसकी कंसंट्रेशन 1 मोल इन 1 लीटर, तो 1 मोलर इसकी 1 मोलर इसकी, तो इस टाइम पे रेट बोल रहा है कितना, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू A एंड सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू B, तो ये लिख दोगे। ये अच्छा क्वेश्चन है ये। रेट कितना लिखा है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और K मुझे पता नहीं है, A 1 मोलर और B भी 1 मोलर, तो यहां से K की वैल्यू आ गई 10 की पावर माइनस 2 आ जाएगी, है ना। यूनिट लिख रहे क्योंकि यूनिट थोड़ा पूछेगा एग्जामिनर आपसे एग्जाम में, तो अब देखो टाइम बचाने के लिए कर रहे हैं। ठीक, अब देखो वो बोल रहा है जब A और B इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, बोला कि वो 50% कंज्यूम हो गया, 50% कंज्यूम होने का मतलब इसमें 0.5 गया, ये 0.5 बच गया, इसके 1 में से 0.5 गया तो ये 0.5 बच जाएगा। तो अब R इक्वल टू K इंटू A इंटू B की पावर 2 करोगे आप, जैसा कि रेट लो उसने बता रखा ऊपर, तो K कितना, K है आपका 10 की पावर माइनस 2, A कितना 0.5 इंटू B कितना 0.5 का स्क्वायर, ये हो गया 0.25, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.5, ये हो जाएगा 0.125, और 0.125 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब ये देख लो कौन से ऑप्शन में है, 0.125 नहीं है, 1.25 है, तो 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकंड, आंसर इज 3, आंसर इज 3। ऐसे करना है, समझे या नहीं समझे, कोई डाउट तो नहीं। और अच्छा बना जा सकता है इसको, ऐसे ऐसे बोल सकता है कि 50% ऑफ ए इज कंज्यूम्ड, और यहां पे A प्लस बी लिखने की बजाय A प्लस 2 भी लिखता, फिर पता क्या करते, A में से 0.5 कंज्यूम हुआ, तो A में से X अगर कंज्यूम होगा तो यहाँ पे 2 भी रहेगा, तो B का कितना कंज्यूम होगा 2X, इस टाइप से हो जाता। फिर ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ना, लेकिन काफी इजी रखा है, मतलब एक स्टेप बढ़ जाएगा बच्चों का, और तो क्या है। ठीक, अब आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें, ये हो गया आंसर 3 क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट, ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स कैन नेवर बी ए, वो बोला कि उसमें 2 डिफरेंट रिएक्टेंट है, मतलब किसी रिएक्शन में अगर 2 डिफरेंट रिएक्टेंट हो गए, ये रिएक्शन है, ठीक, तो भाई क्या ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन तो हो ही सकती है, ये सेकंड ऑर्डर होगी या फर्स्ट ऑर्डर होगी, दैट विल डिपेंड अपॉन द रिएक्शन, मतलब एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं, कुछ भी हो सकती है। वो बोल रहा है कैन नेवर बी, हमेशा क्या नहीं हो सकती, फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है, जीरो ऑर्डर भी हो सकती है, सेकंड ऑर्डर भी हो सकती है, तो ऑर्डर की बात नहीं करोगे, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। तो ये क्या है, यूनिमोलिकुलर नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी मोलिकुलरिटी हमेशा 2 होगी, क्योंकि इसमें 2 रिएक्टेंट है। समझ आ गया, तो आंसर इज 4, और ये भी फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन था, क्योंकि एक सिंगल लाइन क्वेश्चन दिख रहा आपको। ठीक, नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, ये रिएक्शन दे रखी है। जल्दी ऐसा क्वेश्चन जब भी हम देखते हैं, हमने नोट्स में भी सोल्व किए हैं, तो थोड़ा सा इसमें 2-3 स्टेप आते हैं, डेरिवेशन टाइप है, तो जब डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन होता है तो वो हमारा सेकंड अटेम्प्ट में या थर्ड अटेम्प्ट में चला जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही डिसाइड कर लेंगे सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में है। लेकिन इस क्वेश्चन में सीखने वाली चीज है, एक बार इसको पढ़ के करते हैं फिर बताता हूं। देखो, ए रिएक्शन ऑफ A2 प्लस B2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2AB अकर्स बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म दे रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप। फर्स्ट इज स्लो स्टेप, इट्स ऑर्डर वुड बी, पहला स्टेप स्लो है, दूसरा और तीसरा क्या है, फास्ट है, तो फर्स्ट स्टेप से तो रेट लो लिखोगे आप, रेट विल बी इक्वल टू K इंटू A2, और A2 यहां पे A2 की स्टोइकियोमेट्री 1 है तो इसकी पावर 1, ठीक, और A2 ही रिएक्टेंट है, तो स्लोएस्ट स्टेप में सिर्फ ये A2 आ रहा है, तो रेट ओनली A2 पे डिपेंड करेगा, B2 पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, हो गया आंसर। अब बताओ कौन से अटेम्प्ट का था,
फर्स्ट अटेम्प्ट का था। लेकिन सर जब पेपर में ऐसा होगा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन हम सेकंड अटेम्प्ट में ले जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा इस चीज का, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी क्या है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें वो क्वेश्चन करने हैं जो देखते ही हो जाए, विद इन 30 सेकंड हो जाए, जिसमें हमें कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, और जो हमें 100% आते हैं, यानी देखते ही सोल्व भी होगा और करेक्ट भी होगा। मान लीजिए आपने पहले 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन कर लिए तो 400 नंबर हो गए, 105 कर लिए, 4 आपके गलत भी हो गए, ठीक, तो आपके 400 नंबर हो गए। अब अगले 1.5 घंटे में आप बिल्कुल सेफ है कि आपको किसी भी तरह 50 क्वेश्चन और सही करने, 50 प्लस सही करने हैं, और अगर 50 प्लस सही करके आप 200 नंबर मार्क्स गेन कर लेते हैं तो 600 मार्क्स आ गए। 600 मार्क्स पे आजकल का जो पैटर्न चेंज हुआ है, जैसे चीटिंग कम हुई एग्जाम में, तो उस बेस पे बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी, अंडर 10,000 रैंक आ जाएगी, और अंडर 10,000 में बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप 1.5 घंटे के बजाय अगले 1 घंटे में लगभग 45-50 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आपके पास आधा घंटा और बचेगा, तो 600 से फिर आपको 650 पे जाना है, 670 पे जाना है, वो आधे घंटे में 20 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो ये पैटर्न होगा, ये हमारी स्ट्रेटजी है। और बाई चांस ऐसा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में चला गया तो सेकंड अटेम्प्ट में कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ाएगा जब ये जल्दी होगा, ठीक, एक आध क्वेश्चन ऐसे छूटेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि हमें फंसना नहीं है क्वेश्चन में, हमें पहले अटेम्प्ट में ऐसा क्वेश्चन नहीं करना कि जो नेगेटिव हो जाए। एक आध क्वेश्चन हो सकता है इतना आसान हो, हम गलती से उसको सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में रख दे, कोई नुक्स क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान रखो हमेशा, जैसे ये पहले अटेम्प्ट का था लेकिन शक्ल देख के ऐसा लग रहा कि सेकंड अटेम्प्ट का होना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो ये चीजें मैं सिखाऊंगा आपको मेजर टेस्ट में, और इतना अच्छे से सिखाऊंगा आपको, सर ये तो ड्रास्टिक चेंज आ गया हमारे केमिस्ट्री में, चिंता मत करो, सब बढ़िया होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पोल्यूट फॉर द log a वर्सेस टाइम। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सबने वो देखा ना, हमने पढ़ा ना, ln(CT) इक्वल टू ln(C0 माइनस KT, ये पढ़ा है। या आप इसको लिख दो log CT को a लिख लो, और इसको log A0 लिख दो, ठीक, माइनस K अपॉन 2.303 और इंटू में T, तो y इक्वल टू C प्लस mx, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है विद नेगेटिव स्लोप, log A वर्सेस T की, ये हो गया, ठीक। ये जो इंटरसेप्ट यहां आएगा, ये जो इंटरसेप्ट आएगा, दिस इज log A0, ठीक, बेस 10 रहेगा, और ये स्लोप जो आएगा वो माइनस K अपॉन 2.303, ठीक। और अगर ये वाली इक्वेशन लिख दे तो इसमें स्लोप इक्वल टू माइनस K हो जाएगा, ठीक। तो आंसर इसमें कौन सा आ रहा है, इसमें एक इक्वेशन है नेगेटिव स्लोप वाली, सेकंड, आंसर इज 2। अब ये क्वेश्चन आपका पहले ही अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि देखा हुआ क्वेश्चन, थियोरेटिकल इसमें क्या दिमाग लगाना है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि ग्राफ के क्वेश्चन से मैं डरता हूं, या ग्राफ का क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ता है, तो आप इसको सेकंड या अटेम्प्ट तक लेके जा सकते हैं, तो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन A is converting into B is 0.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड if the concentration of A is 5 molar then concentration of B after 20 minutes is। देखो आपको कैलकुलेशन नजर आ रही है, और कैलकुलेशन नजर आ रही है, और ऑप्शन भी देख लो कैसे है, तो सी द मिनिमम सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन होगा। सेकंड अटेम्प्ट में अगर टाइम लगता दिखे तो थर्ड अटेम्प्ट में ले जाना, टाइम वेस्ट मत करना। 180 में से 10 क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेंगे जो आपका टाइम कंज्यूम करेंगे, तो उन 10 क्वेश्चन को इग्नोर करते चलना, इग्नोर 10 टाइम्स, भाग जाए यहां से, बाद में करेंगे। 170 कर लो, पहले 680 अटेम्प्ट कर लो, फिर 700 कर देना, फिर 720 का कर देना, यही तो स्ट्रेटजी होती है। स्मार्टनेस होनी चाहिए एग्जाम में। देखो अब रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन दे दिया इसने इतना, रेट कांस्टेंट दे रखा, ध्यान दो पहले तो 0.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी मैं इसको लिख सकता हूं K इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इससे मैं समझ गया दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इतना आई थिंक आपको भी हिंट मिल गया हुआ है ना। और इसने ए की इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, ठीक है, ए की इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी 5 मोलर। वो बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट। भाई आप मुझे बताओ रेट क्या होगा, रेट विल बी इक्वल टू के, और ये के क्योंकि जीरो ऑर्डर है ना, एक ए के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही नहीं, तो 6 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड लिख सकता हूं, और यहां पे मैं लिख सकता हूं रेट को माइनस dA/dt, है ना, विल बी इक्वल टू कितना, 6 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड।
अब ए कंज्यूम्ड आफ्टर कंज्यूम्ड आफ्टर 20 मिनट, क्या लिखोगे? पता क्या लिखोगे? रेट जितना है इनटू में टाइम, है ना, माइनस डी बाई डी टी इंटू टाइम। तो रेट कितना है 6 × 10⁻⁻⁴ इंटू टाइम लिखोगे सेकंड में 20 × 60। तो इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 12 छक्के 72, 7200 गुणा में 10⁻⁻⁴। तो मैं इसको 0.72 मोलर लिख सकता हूं। ठीक, अब देखो, अब A इज कन्वर्टिंग इनटू B है, ये 5 मोलर था। ठीक, T = 0 पे, T = 20 मिनट पे इसमें से कितना कंज्यूम हुआ? 5 में से 0.72 मोलर कंज्यूम हुआ, ये कंज्यूम हो गया। तो B कितना बनेगा? 0.72 मोलर बनेगा ना, क्योंकि A का 1 मोल B का 1 मोल दे रहा है, यानी A का 1 मोलर B का 1 मोलर देगा। X मोलर कितना देगा? X मोलर। तो A अगर 0.72 मोलर कंज्यूम हुआ तो B भी कितना बनेगा? 0.72 मोलर बनेगा। आंसर इज 2। ठीक, तो ये आराम से आपका सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। इतनी कैलकुलेशन आएगी तो सेकंड, इससे टफ कैलकुलेशन आएगी तो थर्ड अटेम्प्ट में जाएगा। समझे नहीं समझे? हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसको और अच्छा बनाना चाहिए, जैसे मैंने A इज कन्वर्टिंग इनटू B दे दिया, A इज कन्वर्टिंग इनटू 2B देना चाहिए था, या ऐसे हो जाता 2A इज कन्वर्टिंग इनटू B। फिर आप पता क्या बोलते, जैसे मान लीजिए 2A इज कन्वर्टिंग इनटू B होता तो आप बोलते 2 मोलर कितना देता है? 1 मोलर। 1 मोलर कितना देगा? हाफ मोलर ऑफ B, और इसका 0.72 मोलर देगा, इसका कितना? हाफ इंटू 0.72 यानी 0.36 मोलर। फिर आंसर 1 आ जाता। सर अगर ऐसा होता A इज कन्वर्टिंग इनटू 2B, फिर आप बोलते 1 मोलर A कंज्यूम होकर 2 मोलर B बनाता है, तो 0.72 कितना बनाएगा? 0.72 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 1.44 मोलर। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक, तो ये चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगा, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन चेंज कर सकता है जो अपने केयर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन उनमें। नेक्स्ट, द हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे दी 24 आवर्स एट 30 डिग्री सेल्सियस, स्टेटिंग विद 10 ग्राम ऑफ N2O5 हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ N2O5 विल रिमेन आफ्टर ए पीरियड ऑफ 96 आवर्स। देखो, अब ये रिएक्शन है आपके एनसीईआरटी की। ठीक है भाई, ये रिएक्शन एनसीईआरटी की है। अब एनसीईआरटी की रिएक्शन है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यहां से हमें ये हिंट मिल गई। ठीक, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। ऑप्शन भले ही खतरनाक है, लेकिन आप इसको न्यूमेरिकल देखते हुए फर्स्ट अटेम्प्ट के बजाय सेकंड अटेम्प्ट तक लेके जाना, मैं ये आपको सिखाऊंगा। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो टी हाफ क्या होगा? सी नोट पे डिपेंड नहीं करेगा, फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। तो अब एक बात बताओ, 10 ग्राम है, वो बोल रहा है टी हाफ कितना है? इसने टी हाफ दे भी रखा है, कितना? 24 आवर्स। ठीक, टाइम दे दिया कितना? 96 आवर्स के बाद पूछ रहा है, यानी 4 हाफ लाइफ के बाद पूछ रहा है। तो बच्चों की तरह जैसे करते आए कर दो। अगर 10 ग्राम है, एक हाफ लाइफ हुई, कितना रह जाएगा? 5 ग्राम। दूसरी हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाएगा? बोलो, 2.5 ग्राम। तीसरी हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाएगा? 1.25 ग्राम। चौथी हाफ लाइफ के बाद और आधा कर दो, कितना? 2 छिका 12 और 2 तिया लगभग 0.63 ग्राम, ये रह जाएगा। आंसर इज हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ N2O5 विल रिमेन आफ्टर ए पीरियड ऑफ 96 आवर्स? आंसर इज 2। इजी क्वेश्चन, कर लेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ ए रिएक्शन इज फिल इन द ब्लैंक टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%। देखो, आप है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बस ये इक्वेशन याद रखो, बेस्ट इक्वेशन है ये log A/A-X। अब जैसे इसने दे दिया 99% के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो t कितना लिखोगे? t यहां पे ना k ही लिख लो, आप k लिख लो इसको। ठीक, तो k विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन t 99% इंटू में log 100 में से कितना खत्म हो गया? 99। ठीक है ना, तो ये कितना बच जाएगा? k, यहां से k आ जाएगा। दूसरे केस में क्या लिखोगे? k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 90% t 90% log a अपॉन a माइनस एक्स। 100 मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन, 100 माइनस 90 कर दो। तो अब देखो, क्या इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अरे फर्स्ट ये इक्वेशन अगर 1 है तो ये इक्वेशन 2 है, तो रेट कांस्टेंट थोड़ा का चेंज होगा कभी भी।
तो 1 इज इक्वल टू 2 कर सकते हैं, और 1 इक्वल टू 2 अगर आप करोगे तो 2.303 अपॉन टी 99% इंटू में log 100 है ना, और ये हो जाएगा 2.303 अपॉन टी 90% और गुणा में log 10। तो इसको लिख सकते हो 2 log 10, और log 10 से log 10 कैंसिल हो जाएगा, 2.30 से 2.303 कैंसिल, तो ये इधर आएगा और T99 उधर जाएगा, T99% विल बी इक्वल टू 2 इंटू T90। आंसर क्या आया? फर्स्ट। ठीक, तो ये कौन सा क्वेश्चन है? ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, और आंसर इसका फर्स्ट आ जाएगा, हो जाएगा ऐसा। ये था आपका 14th क्वेश्चन। Next question number 15. The decomposition of a substance follows first order kinetics. Its concentration is reduced to 1/8 of its initial value in 24 minutes. The rate constant of the decomposition process is, अरे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, K is equal to 2.303 अपॉन T, T कितना टाइम 24 मिनट, और इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए 1 है, तो 24 मिनट में कितनी हो गई 1 अपॉन 1/8 हो गई। तो आप क्या करोगे, सी नोट बाई सी टी करते हैं ना, तो 1/1/8 हो गया, तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 24 log 8। ठीक, अब ऑप्शन देखो 1/24, 0.692 by 24, 1/24 log 8, 2.303 अपॉन 24 log 8, तो ये आंसर आ गया फोर्थ। ठीक, ध्यान देना, जल्दबाजी में थर्ड मत लगा देना, है ना। आंसर इज फोर्थ। बोलो कोई डाउट है क्या? एग्जामिनर इसको सोल्व भी करा सकता है। सोल्व कैसे करा सकता है? इसको आप 3 log 2 करके भी सोल्व कर सकते हो, फिर 3 कैंसिल हो जाएगा 8 पे, और 2.303 इंटू 0.3 आएगा log 2, तो उसको 0.69 अपॉन 8 भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पे 0.69 अपॉन 8 होता तो आंसर वो भी आ जाता। तो आंसर इज 4, और वैसे इजी फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर आपने सोल्व कर दिया, एक स्टेप में हो गया आपका, इसलिए बोल रहे हो, तो हम एग्जाम में क्या करते हैं, आप इसको एग्जाम में सेकंड अटेम्प्ट में ले जाओ, क्या नुकसान है? अरे इनऑर्गेनिक आएगी, ऑर्गेनिक आएगी, फिजिकल में भी 4-5 क्वेश्चन थियोरेटिकल आएंगे, तो आपको 25-30 क्वेश्चन ही तो करने हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, लो सेकंड अटेम्प्ट में ले जाओ अगर आपको ऐसा लगता है तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.5 into 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर मिनट एट 0.5 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज, भाई रेट दे दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो रेट दे दिया और कंसंट्रेशन दे दी, R इक्वल टू K इंटू A होता है, तो रेट कितना 1.5 into 10 की पावर -2 दे दिया, K मुझे नहीं पता, A दे रखा 0.5, तो ये कट गया 3 पे, तो K इक्वल टू 3 into 10 की पावर -2 आ गया। अब आपको T हाफ पूछ रहा है, T हाफ आप जानते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 0.69 अपॉन K होता है, K कितना है 0.69 अपॉन 3 into 10 की पावर -2, तो ये कैंसिल हो गया -2, तो 23 मिनट आ गया आंसर। कौन सा है? सेकंड। ये भी फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, लेकिन पेपर में तो आपको देखना पड़ेगा कि ये हाँ सेकंड अटेम्प्ट में ही करेंगे सर, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में आइडिया लगेगा कि इतना आसान हो सकता है, तो आंसर 2। ठीक, न्यूमेरिकल आते ही सेकंड अटेम्प्ट में ले जाओ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। If 60% of first order reaction was completed in 60 minutes, 50% of the same reaction would be complete in approximately। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो K तो कांस्टेंट रहेगा ना इसका, तो K कांस्टेंट कर दो 60% के लिए भी 50% के लिए भी, तो K क्या लिख सकते हो 2.303 अपॉन 60% के लिए 60 मिनट टाइम लिया है, log A कितना है ये 100 अपॉन 100 माइनस 60, और दूसरी इसके लिए K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम पता नहीं बताना है, log 100 अपॉन 100 माइनस 50। ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है, क्या 1 और 2 इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 1 इज इक्वल टू 2, यहां पे लिखोगे 2.303 अपॉन 60 log ये 100/40 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन T, और log ये हो जाएगा 100/50। ठीक, तो ये 100/40 को कैंसिल कर दो, ये हो गया 5/2 पे कैंसिल, ये हो गया 2 पे कैंसिल, ये यहां पे इक्वेशन कैंसिल। log 5 होता है कितना, log 5/2 हो जाएगा, log 5 -2, तो log 5 होता है 0.7 माइनस 0.3, ये हो गया 0.4, तो 1/60 गुणा में 0.4 हो गया ये तो, और 1/T गुणा में log 2 कितना होता है 0.3, तो T इज इक्वल टू पता क्या आएगा, इसको इधर ले जाओ बाकी उधर ले जाओ, 60 उधर गया तो ये 3 0.3 और 0.4 कैंसिल हो जाएगा, 0.3/4, 60 या 3/4 45 मिनट। नीट का क्वेश्चन है, ऑलरेडी आ चुका है। ठीक, और न्यूमेरिकल था इसलिए
सेकंड अटेम्प्ट में जाएगा। आंसर इज थर्ड। क्लास में भी कराया क्वेश्चन, आपको देखते ही हो भी गया होगा आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अब जो 18th क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे, देखो, द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन 3A plus 2B plus C is converting into products at different initial concentration are given। भाई यहां पे देखो, एक काम किया करो ऐसे क्वेश्चंस में, ये देखो, जब आपने A, B और C, A की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी, B की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी, C की तो रेट क्या है, कांस्टेंट ही है, यानी C पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C नॉट की पावर, C की पावर 0 हो जाएगा। फिर C को तो हटा दो, इसको स्टडी मत करना, अब A और B की स्टडी करो। तो अब बोल रहा है कि अगर A की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और B की मैं डबल कर दूं तो रेट कितना हो जाता है, यहां पे इसको लिख दो 10 गुना 10 की पावर -3, तो 2 टाइम हो गया, 5 दूनी 10, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ B हो गया, ठीक। और A पे देखो, अब अगर आप यहां पे देखो, ये फर्स्ट से फोर्थ, A की B की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी और A की आपने हाफ कर दी, तो हाफ करने पे रेट कितना हो गया, 1/4 हो गया। A की आपने हाफ करी, रेट 1/4 हो गया, तो हाफ करने पे 1/4 होने का मतलब है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 2 है, तो रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, K इंटू A की पावर 2 इंटू B की पावर 1 इंटू C की पावर 0। तो अब बताओ क्या हो गया, तो पूछा है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A B C, 320 है, नहीं सॉरी 210 है, 210, आंसर इज 3, आंसर इज 3। और ये था आपका सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन, समझ गए। इस ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, आप बस ये देख लिया करो कंसंट्रेशन, जैसे अब इसने 3-3 दे रखे थे, बच्चे घबरा जाते हैं, भाई A भी कांस्टेंट B भी कांस्टेंट, तो A और B की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी, उससे रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आया, C की चेंज करी और C की चेंज करने से A पे रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आया, यानी C से इंडिपेंडेंट हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, तो C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया C की पावर 0 के। फिर C को भूल जाओ, C को सोल्व ही नहीं करना। फिर देखो A की कंसंट्रेशन कांस्टेंट थी, तो A से इफेक्ट नहीं आना, B की डबल कर, B यहां पे A की कांस्टेंट रखी, B की आपने डबल कर दी, B की डबल करने से रेट डबल हुआ, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ B। और फिर आपने देखा जब B की कांस्टेंट रखते हैं फर्स्ट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में और A की हाफ कर देते हैं, या उल्टा सोच लो, फोर्थ से फर्स्ट में क्या है, B की कांस्टेंट है और यहां पे क्या कर दिया, ये A की 0.005 थी 0.010 कर दी, यानी डबल कर दी, तो ये 1.25 से 5 हो गया, यानी 4 टाइम हो गया रेट। तो कंसंट्रेशन ऑफ A डबल करने पे रेट डबल हो रहा है, या यूं बोल दो कंसंट्रेशन ऑफ A हाफ करने पे रेट 1/4 हो रहा है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 2, तो रेट क्या आ जाएगा, K इंटू A की पावर 2 इंटू B की पावर 1 इंटू C की पावर 0, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ABC 210 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, T half for a first order reaction is 10 minutes, starting with 10 molar. The rate after 20 minutes is second attempt का क्वेश्चन है, बात खत्म हो गई, ठीक। T half बताना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसने दे रखा T half, सॉरी 10 मिनट दे दिया, T half है तो आपके पास क्या आ जाएगा, T half है तो आपके पास क्या आ जाएगा, है ना। 10 मोलर के साथ स्टार्ट कर रहा, रेट पूछ रहा है 20 मिनट के बाद, बता देंगे क्या दिक्कत है। अब अपने को क्या चाहिए, रेट आफ्टर 20 मिनट, तो रेट आफ्टर 20 मिनट चाहिए, तो अपने को एक तो चाहिए कि कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर 20 मिनट कितनी है, और एक चाहिएगा K, तो K तो यहां से आ जाएगा 0.693, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना अपॉन 10, ये आ गया K। अब रेट होता है K इंटू A, ठीक। A की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 10 मोलर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 20 मिनट कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग विद 10 मोलर। तो हम क्या करते हैं भाई, ऐसा करते हैं ना, K इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन, या नहीं कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर 20 मिनट करेंगे। तो अब देखो अगर 10 मोलर था तो 10 मिनट में कितना रह जाएगा, 5 मोलर, और फिर अगले 10 मिनट में कितना रह जाएगा, बोलो 2.5 मोलर। तो कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर 20 मिनट कितनी रह गई, 2.5 मोलर। K की वैल्यू आपके पास है 0.693 अपॉन 10, कंसंट्रेशन ऑफ A कितनी है 2.5, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये 2.5 को ये 4 पे कट गया, ये आ जाएगा। देख लो कोई ऐसा आंसर है क्या, ऐसा आंसर तो नहीं है, लेकिन उसने देखो ये फॉर्मेट लिख रखा है, इसने ये लिख रखा तीसरा ऑप्शन देखो एक बार, 0.0693 इंटू 2.5 मोलर पर मिनट, समझे या नहीं समझे, आंसर इज
3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, नेक्स्ट 20th क्वेश्चन। द रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.0 मोल पर लीटर पर सेकंड एट 10 सेकंड एंड 0.03 मोल पर लीटर पर सेकंड एट 20 सेकंड आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन। इतना पढ़ते ही समझ जाओ, पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन है नहीं, कम से कम सेकंड अटेम्प्ट का है। छोड़ देना इसको यहीं पे, लेकिन टेस्ट में हम तो सोल्व करेंगे ना। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन पूछा है। आप जानते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ बताना है, यानी आपको चाहिए के की वैल्यू 0.693 अपॉन के। लेकिन अपने को के नहीं दिया उसने रेट दे रखा है R1 एट T1 10 सेकंड पे और रेट दे रखा है R2 एट T2 टाइम पे, है ना। ये दे रखा अपने को। अब अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपके एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला है, वहां से एक क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। वो फॉर्मूला क्या है? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log इनिशियल कंसंट्रेशन C01 अपॉन C02, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं, यानी कंसंट्रेशन एट टाइम T1। ठीक, तो अब लिख भी देता हूं मैं, अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्या है, C01 इज कंसंट्रेशन एट T1, ठीक, और C02 इज कंसंट्रेशन एट T2 होता है। ठीक, ये अब एक बात बताओ आप, T1 इक्वल टू 10 सेकेंड पे जो रेट होगा वो कितना होगा? R इज इक्वल टू K इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी? अच्छा, C01 की बजाय थोड़ा सा A लिख लेंगे, इसको A की आदत अपने को ज्यादा बेटर लग रहा है ना, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। इसको A1 लिख लो, इसको A2 लिख लो, ठीक है। और ये A1 है इनिशियल कंसंट्रेशन एट T1 और A2 है एट कंसंट्रेशन एट T2। ठीक, तो K इंटू A1 हो जाएगा यहां से, और ये आ जाएगा आपका 0.04 मोल पर लीटर पर सेकंड। T2 पे कितना दे रखा है? T2 20 सेकंड दिया है, ये R1 है, ये R2, तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A2 इक्वल टू 0.03 आ जाएगा। क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर सकता हूं, या अपने को A1 अपॉन A2 चाहिए ना, तो आप फर्स्ट अपॉन 2 कर लो, तो K इंटू A1 डिवाइड बाई K इंटू A2 विल बी इक्वल टू 0.04 डिवाइड बाई 0.03। K से K कैंसिल, तो A1 अपॉन A2 कितना आ गया? A1 अपॉन A2 4/3 आ गया। वैल्यूज पुट करो इसमें, K इक्वल टू 2.303 अपॉन 20 माइनस 10 गुना में log कितना है? बोलो log कितना है? log 4/3 है ना, A1 अपॉन A2। log 4 होता 0.6 और log 3 होता 0.48, तो ये हो जाएगा log 4 माइनस log 3, यानी 0.6 माइनस, इसको ऐसे लिख देंगे ना, K इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 गुना log 4 माइनस log 3। आप जानते ही हैं ये 0.6 होता है, ये 0.48 होता है, तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 गुना में 0.12 आ गया। तो T हाफ कितना आएगा? व्हाइट से लिख देता हूं अब, ताकि आपको अलग से यहां से दिख जाए। अब T हाफ कितना? 0.693 अपॉन K की वैल्यू पुट करना, 2.3 नीचे है, 0.12 और 10 ऊपर चला गया। ठीक है, अब सोल्व करो। इसको मैं लिख सकता हूं, ये अगर हटा दूं यहां से तो ये हो जाएगा 69.3, ठीक, और ये भी हटा दूं तो ये हो जाएगा 693, तो ये हो गया 23 तिया, ठीक, और बच गया लगभग 300 हो गया। 300 को 12 से भाग कर दो, T हाफ 12 कितने किस पे जाएगा? 12 दूनी 24, बच गया 6, और 12 चौक 48, और फिर 12 बच गया 12 5 सेट 24.5 सेकेंड अप्रोक्स आएगा। आंसर कौन सा? थर्ड। तो ये सेकेंड अटेम्प्ट का भी नहीं था। ये देखो यहाँ, वैसे तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस यही थी, मतलब हो सकता है सेकेंड अटेम्प्ट, सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट बोल दो। आंसर 3 है, ठीक, कर देंगे ना भाई? अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नोट करना तो कर लो, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द रेट कांस्टेंट K फॉर द रिएक्शन 2A plus B is converting into product was found to be 2.5 into 10 की पावर minus 5 mole per liter per second after 15 second, 2.60 into 10 की पावर minus 5 liter per mole per second after 30 second, and 2.55 into 10 की पावर minus 5 liter per mole per second after 50 second। the order of reaction पूछ रहा है,
देखो आप है ना, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अब जैसे ही आपने ये क्वेश्चन देखा पेपर में, क्वेश्चन देखते ये आएगा यार ये क्या पूछ दिया सर ने, तो क्लास में भी नहीं करवाया था, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन अगर आप फ्रेश माइंड से पढ़ते हैं तो आपकी दिमाग की बत्ती जरूर जलेगी। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, रेट कांस्टेंट दे दिया इस रिएक्शन के लिए 2.5 × 10⁻⁵ लीटर पर मोल पर सेकंड आफ्टर 15 सेकंड, 30 सेकंड के बाद दे रखा 2.6 × 10⁻⁵, और 50 सेकंड के बाद दे रखा 2.55 × 10⁻⁵ लीटर पर मोल पर सेकंड। ठीक, अब आपसे पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बच्चा कहेगा यार 3 टाइम दे रखे हैं, 3 रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, हमने तो ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। ठीक, ध्यान से देखो, आपसे के पूछा ना, के तो आप ओनली यूनिट के उसके सॉरी आपसे रेट कांस्टेंट पूछा, रेट कांस्टेंट देके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आप ओनली के की यूनिट देख के बता सकते हो। क्या लिखा है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स लिखा है। कौन सा ऑर्डर है ये, कौन से ऑर्डर का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट है, सेकंड ऑर्डर है। आंसर इज पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा। ठीक, देखने में डरावना था, ठीक, इजी क्वेश्चन है, आंसर इज फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। फ्रॉम द गिवन डेटा, ये रिएक्शन दे रखी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना। देखो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले इधर देखो, यहां पे बोल रहा है ए की कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट रखता है कोई चेंज नहीं है, लेकिन बी की कंसंट्रेशन कितनी कर दी, हाफ कर दी, तो रेट कितना हो गया, 1/4 टाइम हो गया। कंसंट्रेशन 1/2 करने पे रेट 1/4 हो जाए, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। नेक्स्ट, अब देखो ये बी को रखा उसने कांस्टेंट और ए का रेट, ए की कंसंट्रेशन डबल, तो रेट डबल हो गया, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो रेट क्या आ गया, के इंटू ए इंटू बी की पावर 2। कौन सा आंसर है, 4। आंसर इज 4। पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में करना हमेशा, क्योंकि कुछ बच्चे ना इतना जल्दी नहीं सोच पाते हैं, तो आप सेकंड अटेम्प्ट में करो। जो मेरी तरफ फास्ट कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस टाइम फॉर द रिएक्शन is a straight line with a negative slope. The reaction follows a concentration of the reactant versus time for a reaction is straight line with नेगेटिव स्लोप। यानी ये मान लो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया है, और वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है विद नेगेटिव स्लोप। यानी कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का नेगेटिव स्लोप। कौन सी रिएक्शन है, सोचो। अगर आपको याद हो, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या लिखते हो आप, Ct = C0 - Kt। इसी का तो ग्राफ आता है ये, Ct वर्सेस T का। और सर ऐसा तो हमने फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा था। अरे फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा, ध्यान से तो पढ़ो। log Ct = log C0 - K/2.303 T था, ये ऐसा था, log Ct वर्सेस T का, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। समझे नहीं समझे? ठीक, तो ये ग्राफ किसका है, ये वाला, ये है आपका जीरो ऑर्डर का। तो जीरो ऑर्डर रेट रिएक्शन है ना। आंसर इज 2। और ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि ग्राफ देख के बना के देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज को, तो सेकंड अटेम्प्ट तक जाएगा। ठीक, लिखना तो कुछ लिख लो इसमें से, आसान है। ये दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन जिसको याद है ना, वो कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर देगा जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का। सिर्फ ये दो इक्वेशन, इनसे ही सब कुछ होता है। सर आप अभी थोड़ी देर पहले के की बोल रहे थे, इक्वेशन याद करो। अरे के वही तो है, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा। इसको log Ct को उधर ले जाओ, Kt को इधर ले आओ, Kt/2.303 = log C0/Ct। तो K = 2.303 अपॉन T इंटू C0/Ct हो जाएगा। वही तो बात है ये। नेक्स्ट 24। The rate of a reaction A + 2B is converting into 3C gets increased by 72 times when the concentration of A is tripled। A की और 3 टाइम कर दी, और B की बोल रहा है डबल कर दी। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A and B आर। ये फर्स्ट या सेकंड टाइम का क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्ट ही हो जाएगा। अब देखो, अगर हम A की डबल कर दे और B की भी डबल कर दे, तो क्या होगा, इसकी अच्छा A की ट्रिपल कर दी, तो इसकी 3 टाइम,
तो R इज इक्वल टू K इंटू A की पावर देखना कितना आएगा और B की पावर देखना कितना आएगा। देखो अगर इसकी 3 टाइम करी और इसका कितना टाइम कर दिया, R इक्वल टू K इंटू A की 3 टाइम कर दी और B का कितना कर दिया 2 टाइम कर दी, तो अब ये 72 टाइम आना चाहिए डैश, R डैश इक्वल टू 72 इंटू K इंटू A की पावर और B की पावर कितना आएगा वो सोचना है। ठीक, तो अगर मैं इसकी पावर 2 कर दूं सॉरी और इसकी पावर 3 कर दूं तो 3 3 9 9 8 सा कितना हो गया 72, तो 3 की पावर 2 9 आया बाहर, यहां से 2 की पावर 3 8 आया, तो बिल्कुल सही जा रहा है फिट, तो ये होना चाहिए इसके लिए। तो ए के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है, ए एंड बी के रिस्पेक्ट में बताना है सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। आंसर इज 2, इजी या मीडियम क्वेश्चन था, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन ए टंगस्टन सरफेस एट 500 केल्विन follow zero order kinetics. The half life period of this reaction is 45 minutes when the initial pressure is 4 bar. The half life of the reaction when initial pressure is 16 bar at the same temperature. भाई हम जानते हैं टी हाफ क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, C नॉट अपॉन 2K होता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और गैसियस रिएक्शन तो PV इक्वल टू nRT होता है, PV इक्वल टू nRT से P इक्वल टू n अपॉन VRT कर सकते हो, तो P इज इक्वल टू CRT हो जाएगा। तो अगर टी हाफ लाइफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन है, देन टी हाफ विल बी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप यहां से लिख सकते हो टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 विल बी इक्वल टू इनिशियल प्रेशर 1 डिवाइड बाय इनिशियल प्रेशर 2। अब ये इनिशियल प्रेशर 4 दे रखा है, इनिशियल हाफ लाइफ 45 मिनट दे रही, T2 टी हाफ सेकंड पूछा है और प्रेशर 16 दिया है, तो 4/16 1/4 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी हाफ सेकंड कितना हो जाएगा 180 मिनट। कौन सा आंसर आ रहा है? फोर्थ। इजी क्वेश्चन है, आंसर 4 सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। वैसे तो फर्स्ट अटेम्प्ट का है मतलब, लेकिन मैंने लिख के दिखाया इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी थी, एक दो स्टेप लिखना वही 1 मिनट तक जाएगा, तो सेकंड अटेम्प्ट में ही करना। ठीक, नेक्स्ट इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक, और बोल रहा है द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ये दोनों रिएक्शन दी गई, जैसे पहली रिएक्शन दे रखी उसने, पहली रिएक्शन में उसने क्या कर रखा है इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस कर रखा है अल्कलाइन मीडियम में। ध्यान देना, देखो ये जैसे कोई एस्टर है, ये एस्टर है, इसका हाइड्रोलिसिस अगर एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में है, लिख लेना ये आपके अपने नोट्स में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काम आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। यहां से एनसीईआरटी की लाइन है, अगर एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में तो कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, और अगर आप एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं इन अल्कलाइन मीडियम देन इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, एनसीईआरटी ने लिखा है। ठीक, कर लेंगे भाई, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, बोलो कोई डाउट है क्या? ठीक, अब नेक्स्ट ये वाली जो रिएक्शन इसने लिखी है, यहां पे टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, अल्कलाइन हाइड्रो, इसका OH के साथ रिएक्शन कराई गई, तो OH ने क्या कर दिया Br को रिप्लेस कर दिया, टर्सरी हैलाइड न्यूक्लियोफाइल के साथ कौन सी रिएक्शन देगा? ये मत सोचना OH माइनस है एनायनिक है तो SN2 ही होगी, नहीं, ये देगा SN1, और SN1 होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या आंसर आ जाएगा 2 and 1, आंसर इज 3। ऊपर वाली सेकंड ऑर्डर है और ये वाली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आंसर इज 3। ये था आपका इजी क्वेश्चन, नीट 2026 में आ सकता है, लिख लो, नीट 2026 में आ सकता है। ठीक, मैंने लिख दिया बिल्कुल क्लियर, ये क्वेश्चन नीट 2026 में आ सकता है, और अगर 2026 में क्वेश्चन आता है तो ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपकी एनसीईआरटी की नॉलेज चेक की गई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक आपके कितने स्ट्रॉन्ग है वो भी चेक किए गए हैं। दोबारा बता देता हूं क्या है, पहली रिएक्शन उसने लिख रखी है इथाइल एसीटेट, यानी एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया है, एसिड बना और इथेनॉल बना। दूसरी रिएक्शन में टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन OH माइनस के साथ कराई गई है, तो यहां पे टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना और ब्रोमाइड आयन बना। वो बोल रहा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस रिस्पेक्टिवली आर, पहली और दूसरी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? देखो
जो आपकी एस्टर के हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन होती है, आप एसिडिक मीडियम में भी करा सकते हैं, बेसिक मीडियम में भी करा सकते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, एसिडिक मीडियम में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, जबकि एल्कलाइन मीडियम में एस्टर का हाइड्रोलिसिस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो पहले का आंसर क्या आ गया? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा देखो, यहां पे टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराई गई OH माइनस के साथ, क्या बना? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना, यानी NSR हुई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। SN1 है या SN2? अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं जहां पे भी एनायन आएगा वो SN2 होगी। NSR में SN1 तो सिर्फ वहां होती है जहां पे वाटर है या अल्कोहल वगैरह दे दिया, यानी न्यूट्रल रिजेक्ट दे रखा है। देखो, कभी भी टर्सरी हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देते, और टर्सरी हैलाइड अगर NSR दे रहा है तो वो SN2 कभी भी नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? SN1। तो इसमें टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की OH माइनस के साथ जो रिएक्शन कराई गई है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है थ्रू SN1 मैकेनिज्म। SN1 होता है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक? तो ये कौन सा रिएक्शन आ गई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो पहली सेकंड ऑर्डर, दूसरी फर्स्ट ऑर्डर। एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आपका सबसे पहले सोल्व होना चाहिए। ध्यान रखना कि सर ने बताया था जल्दबाजी में, उल्टा सीधा कर दिया इसको, फर्स्ट रिएक्शन को सेकंड में लिख दिया, सेकंड को फर्स्ट में लिख दिया। ये एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है, यहां उसने अल्कलाइन मीडियम देखा, देखो OH माइनस सही दिख नहीं रहा है, लेकिन अल्कलाइन मीडियम दिया है, तो पता चला उसने एसिडिक मीडियम दे दिया, और फिर भी आप 2 और 1 कराए। मेरे सर ने कराया था, सर ने केयर टेस्ट सीरीज में बताया था कि नीट 2026 में आ सकता है। गलती का ध्यान रखना है। एस्टर का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में फर्स्ट ऑर्डर, एस्टर का हाइड्रोलिसिस अल्कलाइन मीडियम में सेकंड ऑर्डर, और ये आपकी SN1 है ही। SN2 सेकंड ऑर्डर होती है, SN1 है तो फर्स्ट ऑर्डर है। हो सकता है एग्जामिनर वहां पे चेंज कर दे, यहां SN2 दे दे आपको। SN2 आप जानते हैं कौन देते हैं? मिथाइल हैलाइड देते हैं, प्राइमरी हैलाइड देते हैं, और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो सेकेंडरी हैलाइड देते हैं। टर्सरी हैलाइड कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं देगा, ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखा है, कर लेंगे, सब सिखा रखा, आपके नोट्स में सब दिखा रखा है, हो जाएगा। और ये अब मैं आपको केयर टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस के दौरान सिखा रहा हूं कि ये गलती नहीं करनी। तो ये ऐसी मिस्टेक अगर एग्जाम में होती है तो लिख लो, इसको लिख दिया करो वीडियो पॉज करके ऐसे पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फ्रॉम द फिगर गिवन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिवर्स रिएक्शन वुड बी, यानी ये रिएक्शन यहां पे, ये देखो, ये पता क्या है? ये जैसे ये रिएक्शन हो रही, कोई रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, तो ये रिएक्शन अगर है ऐसे, तो ये हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसे ये दी गई है। तो यहां पे ये जो होता ना, ये होता है EA4 फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या होता है? EA4 फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये होता है EA4 बैकवर्ड रिएक्शन, EA4 बैकवर्ड रिएक्शन। और ये जो इन दोनों का गैप होता है, ये होता है डेल्टा H, ठीक है ना? अब देखना, ध्यान से सुनना। अब डेल्टा H आपका क्या होता है सही में देखा जाए तो? ये होता है EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। अब इसने इस रिएक्शन में ये दे रखा है, यानी यहां पे दिया गया है, तो ये EA फॉरवर्ड है, तो इसने EA फॉरवर्ड कितना दे दिया रिएक्शन का? 1640, और डेल्टा H दे रखा 120। उसने भले ही 120 लिखा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा, आप लिखो डेल्टा H इक्वल टू -120, ठीक? तो क्या हो जाएगा? सॉरी, हाँ, डेल्टा H इक्वल टू क्या करेंगे इससे? हाँ, 120 दिया ना ये अच्छा, उसने डेल्टा H ये वैल्यू दे रखी है। वैसे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक में -120 आएगा, ठीक? तो आप यहां पे -120 लिखोगे। EA फॉरवर्ड कितना दे दिया उसने? 1640, और ये EA बैकवर्ड है, तो ये EA बैकवर्ड कितना आ जाएगा? ये देखो, EA बैकवर्ड ये इधर आया, वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1640 प्लस 120 ये हो जाएगा 1740, और 20 1760, ये वैल्यू आ जाएगी। आंसर इज 4, आंसर इज 4, आंसर इज 4। इजी क्वेश्चन था। और वैसे भी चेक कर सकते हो, अगर बैकवर्ड रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट विल बिहेव एज रिएक्टेंट, तो यहां से यहां तक की एनर्जी बतानी टोटल, तो ये 1640 है, 120 ये 1760 हो गया, ऐसे ही बता सकते हो। बट मैंने आपको ऐसे भी लिख के दिखा दिया, क्योंकि सॉल्यूशन डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अच्छा क्वेश्चन था, ये भी लिख लेना, गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम में फॉर नीट 2026, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। आज मैंने काफी देर से लिखा नहीं है, नीट 2026 में आ सकता है, वो मैं पहले ही बता देता हूं ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे इंपॉर्टेंट है, वही आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन वेयर डेल्टा H रिप्रेजेंट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विल बी। देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे होगी, ये अब ये रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, ठीक? अब ये इसका डेल्टा H है,
ठीक, और ये इसका ये है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, रिएक्टेंट से ज्यादा रहेगी, तो इसका ये हमेशा डेल्टा एच से ज्यादा रहेगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप क्या बोल दोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर है तो हम ऑलवेज बोल देंगे डेल्टा एच विल बी लेस देन ये, हमेशा ये आएगा। तो क्या आंसर आया, द मिनिमम वैल्यू फॉर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एच, मोर देन डेल्टा एच, ये तो मोर देन डेल्टा एच होगा ना, आंसर इज 3। और ये इजी क्वेश्चन, पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन ऐसे क्लास में करा रखे, डायरेक्ट कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द प्लॉट ऑफ log k वर्सेस अगेंस्ट 1/t इज ए स्ट्रेट लाइन, द स्लोप ऑफ द लाइन इज। देखो भाई हम लिखते हैं k इज इक्वल टू a इंटू e की पावर माइनस ea अपॉन rt, बोथ साइड log ln k विल बी इक्वल टू ln a माइनस ea अपॉन rt। और अब अगर हम लिखे log k इक्वल टू log a बेस 10 में अगर लिखते हैं माइनस ea अपॉन 2.303 rt, तो अब यहां से ग्राफ बना दो किसका, log k वर्सेस 1/t का ग्राफ। तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस ea अपॉन 2.303 r। ध्यान रखना ln k वर्सेस 1/t का बनाओगे तो स्लोप आएगा माइनस ea अपॉन r। ठीक, तो ये आपका आंसर आ रहा है फोर्थ वाला। ठीक, इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे भाई, सबको आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, in a zero order reaction for every 10 degree Celsius rise in temperature the rate is doubled if the temperature is increased from 10 to 100, the rate of the reaction will become, 10 के लिए कितना बढ़ रहा है 2 टाइम, 20 के लिए कितना होगा 4 टाइम, 30 डिग्री सेल्सियस राइज के लिए 8 टाइम, इस टाइप से। तो आप R2 अपॉन R1 लिखते हो ना, इज इक्वल टू, इसमें पता क्या होता है, ये होता है आपका 2 की पावर डेल्टा टी अपॉन 10 होता है। तो डेल्टा टी अपॉन 10 यानी 2 की पावर 100 माइनस 10/10 कर दो, तो R2 अपॉन R1 विल बी इक्वल 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 देखो, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 8, 16, 32, 64 और फिर कितना 64 के बाद 128 और 128 के बाद कितना, मैंने कोई गलती कर दी क्या, 2 2 जा 4, 2 की पावर 3 8, 16, 32, 64, 128 और ये 528, 512 सॉरी 512, तो इसने मैक्सिमम दे रखा है, 2 की पावर 9 ही तो आएगा, 2 की पावर 9 तो और ज्यादा हो जाएगा, कोई गलती कर रहे हैं क्या, दोबारा चेक करते हैं 2 की पावर को, 2 की पावर 1 2, फिर 4, फिर 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 128, 256, मैं 256 बीच में स्किप कर रहा था, फिर 512, तो 2 की पावर 9 कितना होता है 512, 500 टाइम, R2 इक्वल टू 512 टाइम्स ऑफ R1। ये फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, आंसर इज 2। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, कुछ लिखना लिख लो, इसमें तो क्या ही लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, the rate constant k of a reaction varies with temperature according to the reaction equation, log k equal to constant। ठीक है, और ये दे दिया, ये is the energy of activation when the graph is plotted versus log k versus 1/t straight line with slope दे दिया, the activation energy for this reaction is। अभी आपने लिखा है log k is equal to क्या होता है, log a minus ea upon 2.303 r इंटू 1/t। तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा आपका माइनस ea अपॉन 2.303 r दे रखा है, r इज इक्वल टू कितना दे रखा, स्लोप दे रखा माइनस 6670, तो ये कैंसिल हो गया, ea इज इक्वल टू 6670 गुणा में 2.303, और इसको पता कितना लिखोगे, r लिख दो 8.3, क्योंकि जूल में दे रखा ना, तो 8.3 लिख दो इसको, और इस 8.3 को हम 25/3 लिख सकते हैं, वैसे तो 25/3 लिख लेते हैं, और 25/3 अगर इसको लिख दोगे ना, तो इसको ना आप 25/3 लिख दो, तो ये 3 8 लगभग 0.8 पे कट जाएगा, और 25 8 200, ये 20, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे 2 0 हो गई, 2 7 14 और 2 6 12 और 1 13, 2 6 12 और 1 13, तो ये हो गया 13 और 13 133 और 200, 133 पॉइंट समथिंग, तो उससे थोड़ा सा कम कौन सा आ रहा है, 133 से थोड़ा सा कम, ये आ रहा है, आंसर 2 आ जाएगा।
अप्रोक्स सोल्व करोगे तो 127.71 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक, आंसर विल बी 2। ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, खुद ही देख लो कैसी कैलकुलेशन है। ठीक, असल में थर्ड अटेम्प्ट का है, वहां पे आंसर भी काफी पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट टेंपरेचर 200 केल्विन इज 10 टाइम्स लेस देन द रेट कांस्टेंट एट 400 केल्विन, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और थोड़ी हल्की सी कैलकुलेशन तो सेकंड अटेम्प्ट में चला जाएगा। ठीक, इसने बोल रखा एक्चुअल में R2/R1 जो है ना, अगर ये आपका R1 है इस टेम्परेचर पे और ये R2 है तो ये 10 टाइम है, R2 इज 10 टाइम्स ऑफ R1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R2/R1 विल बी इक्वल टू K2/K1 दैट इज इक्वल टू 10 टाइम्स। ठीक, K2/K1 का रेशियो आ गया। आप जानते हैं लोग K2/K1 क्या होता है, इक्वल 2.30 सॉरी क्या लिखने लग गया मैं, E/2.303 R, E/2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। तो देखो ये log 10 है और ये EA है, ये 2.303 R में ऑप्शन कर रहा है, R अपने सोल्व भी नहीं करा, कितनी अच्छी बात है। 1/200 माइनस 1/400। ठीक, दिस इज टेम्परेचर T1 है, दिस इज टेम्परेचर T2 है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, log 10 1 हो गया, EA/2.303 R, और इसमें एलसीएम कितना आ गया, 200 गुणा 400 करो इसको, और ऊपर 400 माइनस 200 कर देना, तो ये 200 जो है 200 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये पता कितना होगा, 400 गुणा 2.303 R मल्टीप्लाई करो, तो इसको लिख सकते हो 4 गुणा 230.3, तो 4 तिये 12 और ये 1 और 4 तिये 12 और 4 दूनी 8 9, 921.2 R। ये ऑप्शन 2 है, आंसर इज 2। इजी क्वेश्चन, टफ नहीं, कैलकुलेशन भी आसान थी, कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द इंक्रीज ऑफ रिएक्शन रेट बाय कैटालिस्ट। भाई कैटालिस्ट रिएक्शन रेट कैसे बढ़ाते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, यानी रिएक्शन को अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करके एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं। ठीक, देखो क्या है, ए कैटालिस्ट प्रोवाइड द नेसेसरी एनर्जी टू द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। देखो होता क्या है, ये रिएक्शन हो रही है, ठीक, ये रिएक्शन है, रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। तो एक टाइप से समझो इस रिएक्टेंट को इस पहाड़ पे चढ़ना है, फिर उधर तो अपने आप जाएगा ना। तो अगर मान लीजिए यहां पे आप हैं, आप इस पहाड़ पे चढ़ के इस तरफ उतरना चाहते हैं, मान लीजिए मैं आया और मैंने क्या किया, आपके लिए यहां से एक टनल बना दिया, तो आप क्या करेंगे, इतना ऊपर चढ़ने की बजाय यहां से आ जाएंगे ना। तो ये मैंने आपके लिए कैटालिस्ट का काम कर दिया। मैंने क्या किया, पहाड़ को आपके लिए छोटा कर दिया, मैंने दूसरा रास्ता बता दिया कि तू पहाड़ के ऊपर चढ़ के मत जा, इस टनल से चला जा। ठीक, तो ऐसे ही कैटालिस्ट क्या करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है बाय प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेट पाथ टू द रिएक्शन। या तो रिएक्ट, भाई दो ही मेथड है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ा दो या आप एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दो। तो टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। और जब हम कैटालिस्ट यूज करते हैं तब आप क्या करते हो, एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हो बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथ टू द रिएक्शन। कैटालिस्ट डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन सो दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज। नहीं भाई, कैटालिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड दोनों रिएक्शन का रेट बढ़ाएगा। ए कैटालिस्ट डिक्रीजेस द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। नहीं, कैटालिस्ट क्या है, कैटालिस्ट डजंट अफेक्ट स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन को अफेक्ट नहीं करता। ठीक, क्योंकि ये पाथ चेंज कर रहा है और स्टेट फंक्शन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा यू, ये क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इनको चेंज नहीं कर सकता वो। ठीक, नेक्स्ट, कैटालिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ ऑफ द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो मैंने सबसे पहले यही पॉइंट तो बताया आपको, वो एक्टिवेशन एनर्जी का अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है जिसमें लो रहती है। आंसर इज 4। इजी क्वेश्चन है, पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा, क्लास नोट्स में करा। कैटालिस्ट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ऑफ अ रिएक्शन इज 0, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एक्ट। अगर भाई EA 0 हो गई ना तो क्या होगा, देखो K इज इक्वल टू A इंटू E की पावर माइनस EA/RT होता है। तो अगर EA 0 हो जाए, EA 0 हो जाए, E की पावर 0 हो जाएगी, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। बोलो कोई डाउट है क्या?
तो इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। वो बोल रहा है रेट कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ेगा। भाई एक्टिवेशन एनर्जी जीरो, तो उसमें अब रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसका आंसर 4 आएगा, ठीक। तो ना सेकंड आएगा ना थर्ड आएगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज, इजी क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट 35, कोलिजन थ्योरी इज मोस्ट सेटिस्फैक्टरी फॉर, ये बायोमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए होती है, और जनरली तो ये बायोमोलिकुलर गैसियस रिएक्शन के लिए होती है, लेकिन सॉल्यूशन स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कभी भी सॉलिड रिएक्टेंट्स के लिए इसको अप्लाई नहीं करते। तो आंसर इज 3, पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर द सेम, देन द रेशियो ऑफ इनिशियल रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नीट 2026 एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो मैं लिख देता हूं, नीट 2026 में आ सकता है, और आएगा तो कैसे करेंगे, देखो क्या है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर सेम, यानी हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की सेम है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखूं, इसको टी हाफ 1 बोल देता हूं, क्या होती है 0.693 अपॉन क्या लिखूंगा, रेट कांस्टेंट कितना होता है K1, टी हाफ 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितनी होती है बताओ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितनी होगी, ये होगी ये होती है C नोट अपॉन 2K, C नोट अपॉन 2K, और K को लिख देता हूं मैं K नोट। समझ आ गया आपको। अब ये बोल रहा है हाफ लाइफ सेम है, तो हाफ लाइफ सेम है, मान लीजिए ये जो भी है, ठीक। अब इसको आप K1 को लिखोगे, ये मान लीजिए ऐसा लिख देता हूं, टी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू टी हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू, मान लीजिए टी मान लिख देते हैं। तो आप यहां से K1 लिख सकते हो 0.693 अपॉन टी लिख दोगे, 693 अपॉन टी हो गया। यहां से K नोट जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट C नोट अपॉन 2T हो गया। तो R क्या लिखोगे, R K1 इंटू इनिशियल कंसेंट्रेशन लिखोगे ना। अगर इसको आप A नोट लिख दो, इनिशियल कंसेंट्रेशन को अगर आप A नोट लिखने लग जाओ, ठीक, ये A नोट, ठीक, A नोट ऐसे लिख दो, तो यहां पे ये आ जाएगा, ठीक। तो C नोट की बजाय यहां पे भी A नोट लिख दो, ठीक। रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या आ जाएगा, K इंटू A की कंसेंट्रेशन तो क्या होती है 0, तो R नोट क्या हो गया, K पे डिपेंड करेगा, और K क्या है K नोट, ठीक। तो अब क्या लिखोगे, R1 अपॉन R नोट पूछ रहा वो, तो K1 इंटू A नोट अपॉन K नोट आ गया। K1 की वैल्यू कितनी है 0.693 अपॉन T गुना में A नोट इनिशियल कंसेंट्रेशन, K की वैल्यू कितनी है K नोट की A नोट अपॉन 2T, A नोट से A नोट कैंसिल, T से T कैंसिल, 2 ऊपर गया, 2 इंटू 0.693, आंसर इज 2। समझ आ गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आंसर 2 है। ये सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है कम से कम, और थर्ड अटेम्प्ट तक भी लेके जा सकते हो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए, अभी तक नहीं आया। IIT एडवांस जेईई मेंस में आया ऐसे क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन कुछ भी नहीं, सिंपल आपका बेसिक क्वेश्चन है, ठीक, कर लेंगे। सिंपल आप उसको बोल रहा टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का और जीरो ऑर्डर का सेम है, वो हमने टी मान लिया, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला लिख दिया, इसके रेट कांस्टेंट को K1 लिख दिया, जीरो ऑर्डर के लिए लिख दिया, इसके रेट कांस्टेंट को K नोट लिख दिया, है ना, और यहाँ पे K1 की वैल्यू लिख दी, K नोट की वैल्यू लिख दी। इसका रेट क्या होता है R1 फर्स्ट ऑर्डर का, K1 इंटू A नोट होता है, यानी इनिशियल कंसेंट्रेशन, इसका R नोट इक्वल टू K के इक्वल होता है। तो R1 अपॉन R नोट किसके इक्वल आ गया, K1 इंटू A अपॉन K नोट, वैल्यूज पुट कर दो K1 और K नोट की, ठीक। कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर ए केमिकल चेंज हैविंग T 50% वर्सेस कंसेंट्रेशन कर्व एज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन नीट 2026 एग्जाम में जरूर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखो ये क्वेश्चन नीट 2026 में आ सकता है, और अगर नीट 2026 एग्जाम में आया तो कैसे सोल्व करना होगा समझना। यह बोल रहा है कि एक ग्राफ दे रखा है log T 50% वर्सेस log A का, और ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इस ग्राफ के बेसिस पे बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा और रेट कांस्टेंट की क्या वैल्यू आने वाली है। आप ध्यान से देखो, इसका मतलब यहां पे बोल रहा है log T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log A, और A है यहां पे क्या है
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कौन सी रिएक्शंस के लिए होता है? आप अच्छे से जानते हैं ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है, बिकॉज हम पढ़ते हैं टी हाफ इज इक्वल टू ए बाई 2k। और इस इक्वेशन का स्लोप क्या आता है? स्लोप हो गया इक्वल टू 1/2k। यहां पे स्लोप कितना आ रहा है? स्लोप आएगा यहां पे 1045, और 1045 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये 1/2k इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, यानी 0.5 आ जाएगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और k की वैल्यू 0.5 ऑप्शन 3 में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर 3 आ गया। ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन नीट 2026 में मैं एग्जामिनर से रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम केमिस्ट्री में 6-7 क्वेश्चन तो जरूर पूछो, ताकि बच्चों का लेवल चेक हो कि कैसा है। ठीक, और ये क्वेश्चन है ना फर्स्ट अटेम्प्ट का तो नहीं, सेकंड अटेम्प्ट का माना जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस बार आपको अच्छे अच्छे। पिछला क्वेश्चन भी करा था मैंने, वो भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38। For a first order reaction, the time taken to reduce the initial concentration by a factor of 1/4 is 20 minutes. The time required to reduce initial concentration by a factor of 1/16 is। देखो क्या बोल रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो टाइम ले रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन को 1/4 तक रिड्यूस करने में 20 मिनट। तो बताओ कितना टाइम लगेगा 1/16 रिड्यूस करने में? तो अगर आप के लिखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 2.303 अपॉन 20 मिनट लॉग ये 1/1/4 ऐसे लिखोगे। ठीक, फिर बोल रहा टाइम रिक्वायर्ड 1/6 के लिए बताओ, तो k इसके लिए ऐसा लिखोगे 2.303। टाइम हमें पता नहीं है, log 1/1/16। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता 2.303? अच्छा एक काम कर लो, ये इक्वेशन 1 = 2 हो जाएगी ना, बिकॉज दोनों में k है, तो k तो सेम है दोनों इक्वेशन के लिए, 1 = 2 है। तो ये 2.303 अपॉन 20 और ये हो जाएगा log 4। और उसको पता क्या लिख दोगे 2.303 अपॉन t इंटू में 2 log 4 लिख दो। तो log 4 से log 4 कैंसिल, 2.30 कैंसिल, 20 उधर गया, t इधर आ, t इज इक्वल टू 40 मिनट। कौन सा आंसर है? आंसर इज 4। आंसर इज 4। आंसर इज 4। और इजी फर्स्ट या सेकंड टाइम का क्वेश्चन है। वैसे सेकंड टाइम में ले जाया करो कैलकुलेशन वालों को, है ना। फास्ट कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, पहला दूसरा तीसरा स्टेप में आ गया, 30-40 सेकंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। ग्राफ बिटवीन log k वर्सेस log t दे रखा है और इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, और इसने जो ग्राफ दे रखा ना, यहाँ पे इसकी वो भी दे रखी है, ये OX दे रखा है, उसने 5 है और बोल रहा है कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2.303 है। हेंस EA इज, देखो log k वर्सेस 1/t का ग्राफ, तो आप जानते हैं log k क्या होता है? log k होता है log A और log A माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/t। ठीक, अब यहां पे ये जो थीटा है, तो इस 10 यहां से क्या आ जाएगा tan थीटा, tan इनवर्स है, tan इधर गया, 1/2.303 आ गया। और स्लोप जो है ना, यहाँ पे स्लोप है यहाँ पे माइनस tan थीटा, इस थीटा के अकॉर्डिंग लिखोगे तो माइनस tan थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस 1.2303। अब क्या लिखोगे आप लिखोगे log k वर्सेस t के ग्राफ में 1/t के ग्राफ में स्लोप कितना? स्लोप है माइनस EA अपॉन 2.303 R विच इज इक्वल टू माइनस 1/2.303। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल, 2.303 कैंसिल, EA इज इक्वल टू R आ गया। बताओ कौन सा आंसर है? अच्छा कैलोरी में दे रखा है EA इज इक्वल टू 2 कैलोरी आ जाएगा। ये आ गया आपका कौन सा आंसर? ये आ गया आपका थर्ड आंसर, 39 का थर्ड। मैंने लिखा नहीं था कौन से? हाँ, ये सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, कम से कम M लिख लो। ठीक है, आंसर 3। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 40। फॉर द रिएक्शन A + 3B इज कन्वर्टिंग इनटू C + 2D, द कंसंट्रेशन ऑफ A चेंज फ्रॉम 0.015 मोलर टू 0.0135 इन 1 मिनट। व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इन द। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या करना है भाई, आपको ये दे दिया जो A की कंसंट्रेशन है वो 1 मिनट में इतनी चेंज हो गई, तो क्या आप यहां से dA/dt बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A 0.000150 थी, उससे 0.0135 हो गई, कितनी देर में? 1 मिनट में। ठीक, तो ये कितना आया? यह आ जाएगा आपका
0.015 है ना, ये आ जाएगा। ठीक, डिवाइड बाई 1 है तो मोलर पर मिनट लिख सकते हो आप इसको। ठीक, अब डीसी बाई डी टी कितना होगा ऊपर वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग? अगर आप यहां से लिखना चाहो डीए बाई डी टी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू डीसी बाई डी टी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी पूछ रहा है, यानी डीसी बाई डी टी पूछ रहा है आपसे, तो आप समझ जाओगे यहां पे क्या है, 2 इंटू माइनस डी ए बाई डी टी है, तो इसको 2 इंटू डी ए बाई डी टी कर दो, कितना आएगा? ये 2 इंटू 0.000015 मोलर पर मिनट आया। ठीक, लेकिन उसने पर सेकंड में पूछा है, तो अब पता क्या करोगे, 2 इंटू इसको 15 10 की पावर माइनस 4 लिख लूं तो यार, और मोलर पर मिनट है तो पर सेकंड के लिए 60, तो ये 40 4 पे गया, ये हाफ 2 पे गया, तो 1/2 हो जाएगा 0.5 10 की पावर माइनस 4 मोलर पर सेकंड, दैट इज 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मोलर पर सेकंड। कौन सा आंसर आ रहा है? 5 10 की पावर माइनस 5। आंसर इज 1, और ये कम से कम सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, इजी है लेकिन फिर भी सेकंड अटेम्प्ट तक जाएगा। पहले अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चन को नहीं करेंगे, मिड सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में लेके जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, कुछ लिखना तो लिख लिया करो ऐसे क्वेश्चन में, है ना। वैसे आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं था, बस मेन पॉइंट है डीसी बाई डी टी पूछा है भाई। यहाँ पे आपको ए का चेंज दे रखा, तो ए की कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइड बाई टाइम, तो माइनस डी ए बाई डी टी आ गया, तो डीसी बाई डी टी क्या होता है? 2 इंटू माइनस डी ए बाई डी टी होता है, वैल्यू पुट कर दो, और उसने ये मोलर पर मिनट में आ रहा है, तो मोलर पर सेकंड में करने के लिए तो नीचे मिनट है उसको 60 सेकंड लिख दो, पर मिनट को पर 60 सेकंड लिख दो, सोल्व कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, a first order reaction is 50% complete in 30 minutes at 27 degree Celsius and in 10 minutes at 47 degree Celsius. The energy of activation for the reaction is, पता वही आपको क्या करना पड़ेगा, log K2 upon K1। अच्छा, 50% तो कंप्लीट हुई 30 मिनट में, और 27% कंप्लीट हुई कितनी देर में? 10 मिनट में। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बताना। तो इसमें पता क्या होगा, आप ऐसे करोगे, K इज इक्वल टू होता ना 2.303 अपॉन टी लॉग क्या लिखोगे, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन सीटी, ऐसे करोगे आप। ठीक, अब क्या बोल रहा है वो बोल रहा है जैसे यहां पे अगर हम K1 की बात करें तो 2.303 अपॉन ये कितना आएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन। अच्छा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही, तो आप एक काम करो ना, फॉर्मूला भी क्यों लगा रहे हो, आप एक बात तो जानते ही हो, टी हाफ कितना होता है, टी हाफ दे रखा है उसने, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, दोनों का टी हाफ दे रखा है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के होता है। ठीक, तो टी हाफ डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के हो गया। टी हाफ 1 दे रखा उसने कितना, टी हाफ 1 दे रखा उसने कितना 30 मिनट, और टी हाफ 2 दे रखा उसने कितना, टी हाफ 2 दे रखा उसने कितना 10 मिनट। ठीक, अब आपको एक बात बताओ, K2 अपॉन K1 करना है आपको, तो आप क्या करोगे, T1 हाफ 1 अपॉन T1 हाफ 2 कर दोगे, तो 30/10 यानी 3 आएगा कि नहीं आएगा। अब आपका फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, सॉरी यार ऊपर लिख दिया, EA अपॉन 2.303 R इंटू में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब सोल्व करो, अब सोल्व करोगे तो ये हो गया log 3, और ये EA, ये 2.303 R को भी R ही रख लो, ये 1 अपॉन 27 डिग्री सेल्सियस होता 300 माइनस 1 अपॉन ये कितना 47 डिग्री है ना, तो ये 320 हो गया। तो अब इसको ऐसे करोगे, ये होता 0.48 सॉरी इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 गुणा में R, और ये हो गया 300 गुणा में 320, और 320 माइनस 300, ऊपर बच गया 20, और ये जो 20 बचा ना 20, ये 20 कैंसिल हो जाएगा इस पे 160 पे, तो EA विल बी इक्वल टू, देखो सारा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे, 0.48 इंटू में 2.303 गुणा में, इसको 25/3 लिख लिया करो इजी कैलकुलेशन के लिए, गुणा में 300 गुणा में 160, अभी देखो 100 पे कट गया, 100 पे कटने के बाद इस 48 को 0.48 को 48 लिख दो। ठीक, 160 गुणा 25 गुणा 2.303 और गुणा 48, अब 25 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये 48 गुणा में 2.3, इसको 2.3 रखता हूं चलो,
गुणा में 25 को 16 से मल्टीप्लाई 160 से 0 25 का 150 और 25 एकम 25 ये 4000 हो गया। ये जूल पर मोल आ गया। अब किलो पर इसको ना 48 को गुणा करो उससे, पहले 48 को 4 से कर लो तो 48 को 4 से, अब 4 8 32 ऐसे करने लग जाते बच्चे। अरे 50 चौका 200, 200 में से 8 घटा दो 192 हो गया। अब 192 को ना 2.3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, उतना किलो जूल आ जाएगा, क्योंकि ये 1000 है ना तो 1000 तो किलो जूल में चला जाएगा। ठीक, तो 23 दूनी 46 और 23 9 जा 207 होता है और 7 211 बच गया कितना 21 और 23 1 जा 23 और 1 21 44 ये हो जाएगा इतना किलो जूल। आ रहा है ऐसा कोई ऑप्शन? मैंने कोई गलती कर दी क्या? मैंने कोई गलती कर दी क्या? गलती तो नहीं की है शायद, फिर भी देखना पड़ेगा। 160 वाला सही लिखा है, 25 0 25 का 150, 25 से 25 ये तो सही है। फिर 48 की 4 से मल्टीप्लाई कितना किया मैंने? 48 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने कितना लिखा था इसको? ये अरे यार ज्यादा लिख दिया, नहीं सही है। 48 4 जा होता है 192, ये भी सही है। 192 को 2.3 से मल्टीप्लाई किया, 23 2 जा 46 और फिर 23 9 जा 207, ये तो सही है। 441.6 किलो जूल आना चाहिए, ऐसा तो कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा, यानी कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ हुई है, कोई ना कोई तो गड़बड़ हुई है। ये 30 और 10 यहाँ पे सही है और ये 320 माइनस 300 वहां पे ऊपर जो 20 था, हाँ ऊपर जो 20 था ये 16 आएगा और ये अगर 16 आएगा ना तो ये 1 0 आएगा। ये गलती कर दी मैंने, पकड़ी गई ना गलती। ये मैंने 20 को काट दिया 320 से और 160 लिख दिया, 160 नहीं 16 आएगा। अब लिखो इसको, अब पता क्या हो जाएगा ये? अब हो जाएगा आपका 44.16 किलो जूल। कौन सा ऑप्शन पास में? 1, आंसर इज 1। और इतना लेंथी क्वेश्चन ऐसी कैलकुलेशन आएगी तो थर्ड अटेम्प्ट में जाएगा, पहले ही नोट कर लो, ठीक, देख लो इसको, कर देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द एंजाइम एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन एंजाइम इज मैक्सिमम एट, अरे ये तो बच्चा जानता है बायोलॉजी का, 310 केल्विन। आंसर टू मोस्ट इजी क्वेश्चन आज के एग्जाम, आज के पेपर का। नेक्स्ट हाफ लाइफ, अच्छा मैच द कॉलम देखा, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। भाई टी हाफ क्या होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, आप बताओ? C0/2 के होती है। टोटल लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टोटल लाइफ क्या होती है? ये होती है C0/K। हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? इसका फॉर्मूला आता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है A0 के, और इसका अगर एग्जैक्टली कहो ना T1/K इंटू C0 आता है। एवरेज लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो 0.693/K तो होता है टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का लिख रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर का। चलो एक काम करते हैं, साइड में लिख ही देता हूं ताकि आपको दिक्कत, रिवीजन हो जाएगा आपका भी, है ना। देखो अगर रिएक्शन है जीरो ऑर्डर, यहां पे लिख रहा हूं ऑर्डर और यहां पे लिख रहा हूं टी हाफ, ठीक। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप टी हाफ लिखते हो इज इक्वल टू C0/2K, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप टी हाफ लिखते हो इज इक्वल टू 0.693/K। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप टी हाफ लिखते हो 1/KC0, ये होता है। इनके ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, टी हाफ वर्सेस किसका? C0 का, टी हाफ वर्सेस के का, ये आएगा, सॉरी C0 का, यार सही तो लिखा था, C0 का स्ट्रेट लाइन 1/2K इसका स्लोप होता है और इसका आएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक। याद आया? क्लास में भी करा रखा है ना, क्लास नोट्स में। और ये टी हाफ वर्सेस C0, ये हाइपरबोला आ जाएगा, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ आता ना, कर देंगे भाई ऐसे। अब इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर का T 100% पूछा है, T 100% होता है इसका C0/K, ठीक। और फर्स्ट ऑर्डर का T 100% होता है, T 100% होता है इनफाइनाइट, कभी खत्म ही नहीं होती। और T फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T एवरेज होता है, ये आपके रेडियो एक्टिविटी में आता है 1/K, ठीक। रेडियो एक्टिविटी में फिजिक्स में पढ़ते हो। अब मैच करा दो, A मैच कर गया, A मैच किया किसके साथ? जीरो ऑर्डर वाला P के साथ। B मैच किया किसके साथ? R के साथ। C मैच किया किसके साथ? सेकंड हाफ लाइफ सेकंड ऑर्डर का S के साथ। और D मैच किया किसके साथ? Q के साथ। PRSQ,
PRSQ, आंसर इज 3। अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड लेवल का क्वेश्चन था, यानी सेकंड टाइम का क्वेश्चन है, हो जाएगा भैया ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन नीट 2026 एग्जाम में आता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। क्यों? एक्सप्लेन करता हूं। एक बार आप असर्शन रीजन पढ़े। असर्शन में लिखा था रेट ऑफ ए रिएक्शन नॉर्मली इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 2 और 3 फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। एनसीईआरटी की लाइन है, बच्चा बच्चा जानता है टेम्परेचर में अगर 10 डिग्री राइज करते हैं तो उससे रेट कितना इंक्रीज होता है? 2 से 3 टाइम इंक्रीज होता है। बिल्कुल सही है। रीजन पढ़ो, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कोलिजन्स। ये भी आप केटीजी में भी पढ़ते हो और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कोलिजन थ्योरी में पढ़ते हैं। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होंगे। अब मैं असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा? वीडियो पॉज करके अभी सोचो, सोचना जरूरी है। अब आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसका आंसर क्या होगा कि रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, लेकिन आंसर ये नहीं है। इसका रीजन इसको करेक्ट असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आप बोलेंगे ऐसा क्यों सर? देखो हम क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्यों बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट बढ़ेंगे, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। लेकिन यहां पे इसने सिर्फ बात की है नंबर ऑफ कोलिजन्स की, ना कि इफेक्टिव कोलिजन की। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो, नीट 2026 एग्जाम में आ सकता है और आएगा। तो जो बच्चे केयर टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते हैं, उसके वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं, उसकी चांदी हो जाएगी। ठीक, और मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। देखो कुछ साइट्स ने इसका आंसर 1 भी दे रखा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़े हैं, ठीक, और इफेक्टिव कोलिजन जब बढ़ेंगे तब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। अब आप कहेंगे सर अगर कोलिजन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ेंगे। देखो नंबर ऑफ कोलिजन में जो इफेक्टिव कोलिजन होते हैं उसमें सिर्फ एनर्जी की बात नहीं होती कि टेम्परेचर बढ़ा तो एनर्जी बढ़ेगी तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगे, उसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन की बात होती है। तो क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन किसे कहते हैं? ऐसा कोलिजन जो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होगा और उसके कोलिजन की एनर्जी जो अमाउंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं उनकी सफिशिएंट एनर्जी होगी, उसी को इफेक्टिव कोलिजन कहेंगे। और वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कोलिजन करेंगे वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो इसलिए इफेक्टिव कोलिजन बोलना जरूरी है। सर यहां पे ना बोले तो? भाई यहां पे नहीं बोलोगे ना आप, तो इसलिए तो देखो हर रिएक्शन का रेट जरूर बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने से नहीं बढ़ रहा। आपको इफेक्टिव कोलिजन वर्ड टर्म, इफेक्टिव कोलिजन टर्म यूज करनी ही पड़ेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर 2 जाना चाहिए। बहुत सारी बुक्स में या आपको साइट्स पे इसका आंसर 1 भी मिल सकता है, वो उनकी मर्जी है। मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर जो है, जो अच्छे टीचर आपको बताएंगे वो 2 ही बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड द हाफ लाइफ पीरियड इज आल्सो डबल्ड। वो बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल कर दी, हाफ लाइफ पीरियड डबल हो जाता है। बिल्कुल सही है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के टी हाफ क्या होता है? C0/2K होता है। तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के, तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगा हाफ लाइफ भी बढ़ेगा। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन टाइम टेकन फॉर 100% ऑफ द रिएक्शन टू बी कंप्लीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। टी हाफ इज इक्वल टू, सॉरी टी 100% कितना होता है? ये C0/K होता है। ठीक, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C0 है। तो अब ये बोल रहा है असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। अब क्या रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है? भाई जो आपका असर्शन है यानी टी हाफ है, उसका फॉर्मूला C0/2K है। तो इस फॉर्मूले से पता चला ना टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C0 है, ना कि इस फॉर्मूले, इस बात से पता चला कि टी हाफ C0 पे डिपेंड कर रही है, इसलिए टी हाफ भी C0 पे डिपेंड करेगी। ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये थे आपके, अच्छा ये भी इजी या मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, ये थे आपके केमिकल काइनेटिक्स टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, और आप जो मिस्टेक्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, वो आपने अलग से नोट कर लिए होंगे। अब एग्जाम से पहले इनको बार बार अच्छे से रिवाइज जरूर करना, ताकि आपसे एग्जाम में कोई मिस्टेक ना हो, आप अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं, एक अच्छा डॉक्टर बनके हमारे देश की, समाज की, गरीबों की भलाई के लिए
काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।